हेलो माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एडुबेस क्लासेस गुड़गांव। तो आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 देखेंगे। अब इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। अब इससे जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को डिप्लीट कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे जाइए और पहले उस वीडियो को कवर कीजिए, फिर आपको इस वीडियो के बारे में, इस जो वीडियो में इंफॉर्मेशन होगी इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। उनकी जो पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज ने हमारी इकोनॉमी को काफी हद तक एक्सप्लॉइट कर दिया था। तो देखिए, ब्रिटिशर्स तो अब फाइनली चले गए थे। ब्रिटिशर्स जाने के बाद हमें मिल गई थी इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आफ्टर 200 इयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया को फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल गई। अब अभी हमारे उस टाइम पे जो लीडर्स थे उनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चले गए। अब ब्रिटिशर्स चले गए, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से डिस्ट्रक्चर्ड कर दिया। तो दोबारा से हमारी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना था। जो हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, जो स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, जो जिस इकोनॉमी में कोई डेवलपमेंट नहीं था, उस इकोनॉमी को दोबारा से अभी उठाना था। और वो उठाने का काम हमारे उस टाइम के लीडर्स पे था। तो वहां पे उस फेज पे आप अभी सोच के देखिए, इमेजिन करिए कि हम 1947 में हैं और एक काफी डिस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी, काफी बेकार इकोनॉमी, जहां पे सारे सेक्टर्स बड़े पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी इकोनॉमी हमारे सामने है। अब इस इकोनॉमी को हमें पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करके इसको उठाना है, इसके अंदर डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो क्या नीड थी उस टाइम पे? नीड थी कि हमारी इकोनॉमी को देखिए रीबिल्ड करने की जरूरत थी। जो ये सारा जो नुकसान हुआ था उसको दोबारा से सही करने की जरूरत थी, और इसके लिए हमें कुछ पॉलिसीज बनाना था। और वो पॉलिसीज देखते हैं हम क्या क्या पॉलिसीज बनी, और उन चीजों को कवर करेंगे। हमें हमारी इकोनॉमी को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना था। तो फ्रेंड्स, यहां पे देखिए 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। पहली जो टाइप होती है वो होती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। पहला जो टाइप होती है वो होती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। सेकंड जो टाइप होती है वो होती है डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। और जो थर्ड टाइप होती है वो होती है डेवलप्ड इकोनॉमी। तो आप यहां पे बात करेंगे तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमीज जहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत पिछड़ी इकोनॉमीज है। डेवलपिंग मतलब ऐसी इकोनॉमीज जो डेवलप हो रही है, धीरे धीरे फेज ऑफ डेवलपमेंट में है। डेवलप्ड मतलब जो पूरे तरीके से डेवलप्ड हो चुकी हैं, जैसे यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसे एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ब्राजील एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, बहुत सारे नेपाल जैसी इकोनॉमी अभी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो 3 टाइप की इकोनॉमीज हमारे पास होती हैं, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो हमें इंडिया को बनाना था एक डेवलप्ड इकोनॉमी। तो देखिए, जब भी हमें ये डिसीजंस लेने हैं कि हमें अपनी कंट्री में डेवलपमेंट करनी है, तो सबसे पहला जो डिसीजन लेना था वो ये लेना था कि हमें किस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना है। देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कैसे हमारे यहां डिसीजंस लिए जाएंगे, रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में होंगे, प्राइसिंग, जो चीजों की प्राइसिंग होती है उसको कौन डिटरमाइन करेगा, ठीक है। और जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेंगे वो कौन लेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स के डिसीजंस कौन लेंगे। तो जब हम इन सब बातों पे डिस्कस करते हैं तो हम लोग क्या डिसाइड कर रहे होते हैं, बेसिकली हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब इकोनॉमिक सिस्टम हमें देखने की जरूरत थी कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमें अडॉप्ट करना है, कैसे हमें अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है। तो हमारे पास देखिए 2 चैलेंजेस थे। क्या क्या? पहला चैलेंज क्या था कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करें, और सेकंड चैलेंज था कि कैसे हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग को कैरी आउट करें, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे सामने जो फर्स्ट चैलेंज था वो था कि हमें कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना है। तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 इकोनॉमिक सिस्टम आते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फटाफट से इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, नाम से पता लग रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर लेता है, ठीक है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी वहां पे जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेंगे, प्राइवेट सेक्टर लेंगे, ठीक है। और यहां पे जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, उस सोशलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे फ्रेंड्स वो लेगा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस यहां पे लेगी। और जो थर्ड टाइप का है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला मेजर डिफरेंस है बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी,
बिटवीन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे फ्रेंड्स कौन लेगा? कैपिटलिस्ट, मतलब पूंजीवाद, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो लेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन लेगा? पब्लिक सेक्टर लेगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन लेगा? गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके इकोनॉमी को चलाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं वो सारे रिसोर्सेज किसके अंडर होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के अंदर होते हैं। ऑल द रिसोर्सेज आर अंडर द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। क्योंकि जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं प्राइवेट सेक्टर को लेने हैं, तो जो रिसोर्सेज भी होंगे वो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर के पास होंगे, ठीक है। अब जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट का रोल होता है, तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। तो सारे रिसोर्सेज यहां किसके कंट्रोल में होंगे? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं और प्राइवेट के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं। तो मतलब यहां पे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज है और प्राइवेट के पास भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां एम क्या होगा? उसका एम होगा प्रॉफिट मोटिव। देखिए वो वही चीजें बनाएंगे जिनसे उनको ज्यादा मुनाफा हो, क्योंकि कैपिटलिस्ट तो अल्टीमेटली प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो वही चीजें देश में बनाएंगे जिनसे उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। सोशलिस्ट में क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट का एक्टिव रोल होता है, तो यहां पे जो एम होगा वो होगा सोशल वेलफेयर, ठीक है। क्या एम होगा? याद रखेंगे फ्रेंड्स, सोशल वेलफेयर। तो मतलब यहां पे जो चीजें बनेंगी, यहां वो जो चीजें बनेंगी, गवर्नमेंट उन्हीं चीजों को बनाएगा जो सब लोग यूज करेंगे और जो सोशल वेलफेयर के लिए होंगी, ठीक है। तो यहां जो गुड्स बनेंगे वो सोशल वेलफेयर के लिए बनेंगे। और मिक्स्ड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होगा वो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करेगा और जो प्राइवेट होगा वो अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करेगा। तो आई होप ये आपको तीन डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या गवर्नमेंट नहीं होती? हम तो यहां डिस्कस कर रहे हैं कि यहां तो सारा काम प्राइवेट कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे गवर्नमेंट होती है, लेकिन उस गवर्नमेंट का रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करना। तो क्या यहां गवर्नमेंट नहीं होती? जी बिल्कुल होती है। क्या काम होता है? लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करना। सोशलिस्ट में तो गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमिक डिसीजंस में भी होता है और लॉ एंड ऑर्डर में भी होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर में भी रोल होता है और साथ में इकोनॉमिक मैटर्स में भी होता है और प्राइवेट का भी रोल होता है। तो यहां पे उस टाइम पे हमारे पास तीन टाइप के ऑप्शंस है। अज्यूम करिए कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर। आपके पास तीन रास्ते हैं कि आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाना है, या एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाना है, या एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाना है। और आपको बहुत रेशनली इसका डिसीजन लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आप 200 साल की मार खा के बैठे हुए हैं। मतलब आपने ब्रिटिशर से 200 साल मार खाई हुई है, देश को इतना पिछड़ा ब्रिटिशर्स ने कर दिया, और अभी आपका एक गलत डिसीजन आपके इकोनॉमी को और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकता है और ज्यादा आपको आपके देश को डुबा सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था हमारे उस टाइम के मिनिस्टर्स को, उस टाइम के जो भी हमारे लीडर्स थे उनको। तो उन्होंने सब सोचा। देखिए अगर वो कैपिटलिस्ट का इकोनॉमिक सिस्टम सोचते तो ये तो भैया सोचना बिल्कुल बेकार था। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी आप 200 साल ब्रिटिशर्स से एक्सप्लॉइट हुए हो। और ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आई थी? एज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब एज अ कैपिटलिस्ट। तो ब्रिटिशर्स आई थी एज अ प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी में एज अ प्राइवेट कंपनी आके उसने पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया। तो भैया कैपिटलिस्ट की तरफ तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पे तो हमारे बड़े सोर एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत बेकार हमारे एक्सपीरियंसेस है। अगर दोबारा से गलती कर देंगे तो क्या पता दोबारा से एक नई कंपनी आके पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर ले। तो भैया कैपिटलिस्ट को छोड़ दीजिए, सोशलिस्ट। अब पंडित नेहरू को लगा कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स अगर पैटर्न की तरफ हम जाएंगे तो यहां पे तो सारे डिसीजंस किसको लेने हैं? गवर्नमेंट को लेने हैं। सारा जो इकोनॉमिक रीबिल्डिंग है, इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग है, सब किसको करनी है? गवर्नमेंट को करनी है। तो क्या गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं? इतनी बड़ी देश इंडिया, इतना बड़ा कंट्री, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, इतने डाइवर्स कंट्री है, इतने सारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इतने सारे रीजनल इश्यूज हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट अकेली इतना काम कर सकती है? तो भैया बिल्कुल भी नहीं। ना तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास इतनी एफिशिएंट मैन पावर है, और ना हमारे पास इतनी पावर है कि हम इतने रीजन वाइज जो कंट्री इतनी डिवाइडेड है, इतनी डाइवर्स है, उसको हम बुरे तरीके से रिस्ट्रक्चर कर सकें। तो इसलिए हम लोग, रिसोर्सेज भी हमारे पास नहीं है, तो सोशलिस्ट का ऑप्शन भी कट। कैपिटलिस्ट का वैसे ही कट हो गया ड्यू टू द सोर एक्सपीरियंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी। सोशलिस्ट इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो ऑप्शन लेफ्ट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो उस टाइम पे हमने क्या अडॉप्ट किया? एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया, जहां पे गवर्नमेंट भी रहेगी और प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, और दोनों मिलकर इकोनॉमिक डिसीजंस में एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे। जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो दोनों लेंगे। मतलब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के पास भी होगा, प्राइवेट के पास भी होगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो अपने प्रोडक्ट्स होती है उससे रिलेटेड डिसीजंस लेगी, जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने प्रोडक्ट्स होगी उसके रिलेटेड डिसीजन लेंगे। तो बेसिकली हमने कौन से सेक्टर को, हमने कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चूज किया? हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के शोल्डर पे भार होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। तो देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं वो ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द
गवर्नमेंट। तो अभी हमने डिस्कस किया, इसका आप एग्जांपल याद रख सकते हैं, मेनली चाइना। ठीक है, तो चाइना में सोशलिस्ट इकोनॉमी को ज्यादा फेवर किया जाता है क्योंकि वहां पे जो भी रिसोर्सेज हैं वो ओन्ड, मतलब किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, ऑनरशिप किसकी होती है, गवर्नमेंट की। कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। और सारे रिसोर्सेज को कौन ऑपरेट करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया, सोशलिस्ट मतलब सारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे किसके कंट्रोल में होंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे, और सारे इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेगी, गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मींस जो रिसोर्सेज हैं वो ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। और मोटिव क्या होगा फ्रेंड्स उसका, अर्निंग प्रॉफिट। और यहां मोटिव क्या होगा गवर्नमेंट वाले में, सोशल वेलफेयर। ठीक है, यहां पे जो ये वर्क करेंगे सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे, और जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो किसके लिए वर्क करेंगे, अपने, बताइए, अपने प्रॉफिट के लिए, उनको अपने पैसे से मतलब है। ठीक है, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या होता है, जहां पे पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है और वो मिलके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो यहां पे जो सिस्टम होगा वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगा। ठीक है, यहां पे चीजों की प्राइसेस, सोशलिस्ट में प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट करेगी। कैपिटलिस्ट में प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर्स करेंगे। और मिक्स्ड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स होंगे उनके गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, और जो प्राइवेट प्रोडक्ट्स होंगे उनके प्राइवेट प्लेयर डिटरमाइन करेंगे। जैसे इंडियन रेलवे गवर्नमेंट है तो उसकी प्राइसेस कौन डिटरमाइन कर रही है, गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है। और मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का कोई प्रोडक्ट है तो उसको कौन डिटरमाइन कर रहा है, कंपनी खुद डिटरमाइन कर रही है, तो प्राइवेट डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास, इकोनॉमिक सिस्टम थे, और इंडिया ने फाइनली कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया। ये चीज हम याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वही गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जिनको आप प्रॉफिट पे बेच सकते हो, क्योंकि कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट, तो प्राइवेट प्लेयर्स वही चीजों को बनाएंगे जिसको प्रॉफिट पे बेचा जा सकता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है, और गवर्नमेंट सोसाइटी की नीड्स को देखेगी, भाई जरूरत किसकी है, जनता को क्या चाहिए, जनता को जो चीज चाहिए वही गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि इनका मोटिव होता है प्रॉफिट, तो ये ज्यादा से ज्यादा चीपर जो इनको टेक्निक मिलेगी उसको यूज करेंगे और उसकी हेल्प से चीजों को प्रोडक्शन करेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कैसे बनाना है, लेबर इंटेंसिव लगानी है, कैपिटल इंटेंसिव लगानी है, या दोनों को कंबाइन करना है, तो यहां किस तरीके से चीजों को बनाना है ये कौन डिटरमाइन करेगा, गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना है। तो देखेंगे कि ये हमारे तीन मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आप देखेंगे, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी कि ये क्या होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो कैपिटलिस्ट में हर कंज्यूमर के लिए चीजें बनाई, जो प्राइवेट लोग होते हैं वो कंज्यूमर्स के लिए चीजें बनाएंगे डिपेंडिंग ऑन देयर परचेजिंग पावर, मतलब आप ज्यादा दे सकते हो तो आपके लिए लग्जरियस गुड्स होंगे, और आपके पास कम इनकम है तो आपके पास नॉर्मल गुड्स भी होंगे। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसके लिए चीजें बनाई जाएंगी, लोगों की जरूरत को देखा जाएगा, लोग कितना अफोर्ड कर सकते हैं उसको समझा जाएगा, और उसके हिसाब से चीजों को प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर तीन इकोनॉमिक डिसीजंस, डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। अच्छा, तो बताइए इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया ने अडॉप्ट किया। ठीक है, तो इंडिया ने एक सोशलिस्ट सोसाइटी को अडॉप्ट किया विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी होगी और हमारा जो पब्लिक सेक्टर होगा उसका रोल काफी ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब गवर्नमेंट का रोल जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उसी के साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी और डेमोक्रेसी भी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकार ही करेगी, नो, सरकार करेगी, सरकार बहुत कुछ करेगी, सरकार का ज्यादा रोल होगा, बट उसी के साथ प्राइवेट लोग भी करेंगे। मतलब यहां पे हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया कि गवर्नमेंट तो करेगी, साथ में प्राइवेट प्लेयर्स भी रहेंगे, क्योंकि अकेले गवर्नमेंट के शोल्डर्स में इतना दम नहीं है कि इतने बड़े देश को, जो इतना डिस्ट्रक्चर्ड है, उस देश को खड़ा कर सके। इसलिए किसकी जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर की भी हमें साथ में जरूरत पड़ेगी। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सी इकोनॉमी को चूज किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किया, बिकॉज इंडिया को डेवलप करना वन मैन शो नहीं था। एक अकेला जवाहरलाल नेहरू या हमारे कुछ मिनिस्टर अकेले बेचारे नहीं कर सकते, उनको पूंजीवादी लोगों की भी जरूरत थी, प्राइवेट लोगों की भी जरूरत थी जिनके पास बहुत पैसा था, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी हेल्प करेंगे और ये गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी, और दोनों मिलके देश को उठाने का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए अब हमने देख लिया कि हमने एज अ इंडिया हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, अभी हमें करने की जरूरत है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब देखिए प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में पहले से ही कुछ डिसीजंस लेना या कुछ डिसाइड करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। तो अभी हमें कौन से प्लानिंग को देखना है, यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग को देखना है। तो देखिए भैया हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है काफी पुअर है, हमारे जो सेक्टर्स हैं काफी पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स आए, हमारी गोल्डन स्पैरो को उठा के ले गए, हमारे रिसोर्सेज को ले गए, इंडिया को एक
बिल्कुल सूखी इकोनॉमी बना के ले गए। तो लेकिन ऐसी सूखी इकोनॉमी कैसे चल सकती है आगे? तो अभी देश को डेवलप होना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बार देश अगर गिर गया, जैसे होता है ना आदमी अगर लाइफ में कभी एक बार गिर जाता है तो क्या वो हमेशा गिरा रहेगा? नहीं, उसको दोबारा से मूव बैक करना है, दोबारा से उसको उठना है और बहुत स्ट्रांगली दोबारा से चलना है। तो ऐसे ही हमारे इंडिया को भी एक बार ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ी चोट दे दी, लेकिन इस चोट से ऊपर उठना था इंडिया को और डेवलपमेंट करना था। तो इसके लिए किसकी जरूरत थी? इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत थी। तो देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने प्लानिंग कमीशन को उस टाइम पे फ्रेम किया, और ये प्लानिंग कमीशन के हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे। ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था और इसके हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। और इस प्लानिंग कमीशन को बेसिकली टास्क दिया गया कि डियर प्लानिंग कमीशन, दिस डिस्ट्रक्चर इंडिया इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो इंडिया है इसको डेवलप करने का काम आपका है। तो हमने क्या कर दिया? कुछ लोगों की एक टीम बना दी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लोगों की टीम बना दी और उसको क्या नाम दे दिया? प्लानिंग कमीशन। कि प्लानिंग कमीशन, अब तुम प्लानिंग करो कैसे देश को उठाएं, कैसे देश को डेवलप करें, कैसे पॉवर्टी को रिडक्शन करें, कैसे इंप्लॉयमेंट जनरेशन करें, कैसे इस देश को डेवलप करें। तो ये काम किसको दे दिया फ्रेंड्स? हमने प्लानिंग कमीशन, जो कि 1950 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसके हेड थे प्राइम मिनिस्टर। आप आगे जाके देखेंगे तो इस प्लानिंग कमीशन को हमने फिर हटा दिया और नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। काम वही है, बस थोड़ा सा बोझ और डाल दिया अब इसके ऊपर, प्लानिंग कमीशन पे थोड़ा सा बर्डन और डाल दिया और इसको नया नाम दे दिया गया, नया स्वरूप दे दिया गया, जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग। इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए प्लानिंग कमीशन ने सजेस्ट किया कि देखो हम लोग अपने कंट्री को कैसे डेवलप कर सकते हैं। हमें 5 ईयर प्लान स्टार्ट करने पड़ेंगे। क्या करेंगे? 5 ईयर प्लान स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या करेंगे? हर 5 साल कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स को देंगे। जैसे हमने पहले 5 साल, लेट्स से कि हमने पहले 5 साल कंट्री में पॉवर्टी को रिडक्शन करना है, तो पहले 5 सालों में पूरी जो हमारी पॉलिसीज होंगी वो गवर्नमेंट उन्हीं पॉलिसीज, सारी पॉलिसीज का जो सेंट्रिक आइडिया होगा वो यही होगा, पॉवर्टी रिडक्शन या पॉवर्टी एलिवेशन। नेक्स्ट 5 इयर्स हमने डिसाइड किया कि हम लोग एग्रीकल्चर डेवलप करेंगे, लेट्स सपोज। तो जो नेक्स्ट 5 इयर्स होंगे उसमें हमारा पूरा टारगेट क्या होगा? एग्रीकल्चर को डेवलप करने पे पूरा टारगेट दिया जाएगा। तो हमने क्या अडॉप्ट किया? प्लानिंग कमीशन ने सजेस्ट किया दैट वी शुड स्टार्ट विद द 5 ईयर प्लान्स, और हर प्लान का एक ऑब्जेक्टिव होगा जो हमें उसके अगले 5 सालों में उसको अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुआ वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1951 में, जिसकी वैलिडिटी कितने इयर्स थी? 5 इयर्स थी। तो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया, प्लानिंग कमीशन ने बोल दिया 5 ईयर प्लान स्टार्ट करना है, और हर 5 ईयर प्लान में 5 साल दिए जाएंगे और एक 5 साल में, उन 5 सालों में उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव किया जाएगा। ठीक है, 1951 में फर्स्ट प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ, और 1951 में, माफ कीजिए फ्रेंड, फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ और 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन को गठन किया, जिसके हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो अभी मीनिंग ऑफ प्लान क्या है? तो प्लान मतलब जो आपको टारगेट अचीव करना है उस टारगेट का एक लेआउट, कि भाई ये चीज हम लोगों को इस बार अचीव करना है, तो उसका एक लेआउट प्रिपेयर करना इज अ प्लान। ठीक है, प्लान की ड्यूरेशन कितनी होने वाली थी? 5 इयर्स। हर प्लान की ड्यूरेशन कितनी होने वाली थी? 5 ईयर। इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने कौन सा सिस्टम फॉलो किया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमने फॉलो किया। ठीक है, और इंप्लीमेंटिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब हमने फाइनली 1951 से जो प्लानिंग कमीशन ने सजेस्ट किया था 5 ईयर प्लान्स, उनको हमने इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मीनिंग ऑफ अ प्लान, हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। अब हमारे कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करें, कैसे हमारे देश के बेनिफिट के लिए उन रिसोर्सेज को यूज करें, ये सब किसमें डिसाइड करते हैं हम लोग? जब भी प्लान बनाते हैं। हमारे पास कुछ जनरल गोल्स हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, तो कैसे हम उन जनरल गोल्स को और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को एक टाइम पीरियड में अचीव करें। ठीक है, हमारे रिसोर्सेज के साथ कैसे उन जनरल गोल्स को या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को एक टाइम पीरियड में अचीव करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, तो जो भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन है उन कंडीशंस के हिसाब से क्या लिए जाते हैं? उन कंडीशंस के हिसाब से इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश हुई? ऑलरेडी आई टोल्ड यू 1950, प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर साहब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1951 में। लास्ट प्लान जो था वो 2012-13 टू 2016-17, तो 2012 से लेके 16-17 तक ये आपका लास्ट 5 ईयर प्लान था, क्योंकि उसके बाद प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया गया? अबेंडन कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। तो 2016-17 में प्लानिंग कमीशन को हटा के क्या आ गया था हमारे पास? नीति आयोग आ गया था, जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो मतलब ये अब और भी स्ट्रॉन्ग कमबैक के साथ नीति आयोग आया, मतलब और भी ज्यादा प्लानिंग कमीशन जो काम तो करना ही है, और भी ज्यादा अच्छे काम अभी नीति आयोग को करने हैं अपनी इकोनॉमी को। देखिए नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो 5 ईयर प्लान्स थे
जो हमने 1951 से स्टार्ट किए थे। तो इन 5 ईयर प्लान्स का कुछ ऑब्जेक्टिव था, तो हम देखते हैं फटाफट से इन 5 ईयर प्लान्स का क्या क्या ऑब्जेक्टिव था। तो देखिए सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। तो देखिए ग्रोथ का मतलब क्या था? ग्रोथ का मतलब था कि हमें अपनी कंट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब जो कंट्री की जीडीपी है, उस जीडीपी को क्या करना है? बढ़ाना है। जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे हमारा एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया, इनमें जो प्रोडक्शन हो रही है दोस्तों, उस प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद जीडीपी कैन ओनली बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इन द कंट्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो देखिए कंट्री की अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी को आप बढ़ा देंगे तो कंट्री की जीडीपी भी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे कंट्री में क्या आएगी? ग्रोथ आएगी। ठीक है, और हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ साथ जो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, जो टर्शरी सेक्टर की हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, पावर, ठीक है, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों को भी हमें क्या करना था? डेवलप करना था। तो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? पूरे तरीके से हर सेक्टर से हमें हमारी इकोनॉमी के हर सेक्टर्स को क्या करना है? डेवलप करना है। हमें हमारी इकोनॉमी के हर सेक्टर को डेवलप करना है। ठीक है, उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट, सबको एक जैसा, समानता। ठीक है, तो इक्विटी में क्या करना था हमें? हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, मतलब जो हमारी इकोनॉमिक यू कैन से जो वेलफेयरनेस है, वो जब ही पॉसिबल हो पाएगी जब पुअर सेक्शंस को भी उसका बेनिफिट मिले। और ये पुअर सेक्शन को बेनिफिट कैसे मिलेगा? जब आप इनकम इनइक्वालिटी को कम कर दोगे। जो गरीब और अमीर के बीच में जो इतना भेद क्रिएट हो रखा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो ये जो इतना इनइक्वालिटी का गैप है, इस गैप को हमें कहीं ना कहीं क्या करना था? रिड्यूस करना था। तो हमें क्या करना था? जैसे हमें सोशल आउटलुक में भी चेंज लाना था, मतलब जो मैन वुमेन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में है, उसको भी क्या करना था? हमें एलिमिनेट करना था। तो बेसिकली ग्रोथ में हमें समझ गया हर सेक्टर में ग्रोथ करना था। इक्विटी में मतलब हमें सोशल आउटलुक में भी इक्विटी लानी थी, और जो इनकम इनइक्वालिटीज है उनको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करना था। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटीज, अमीर गरीब का जो ये भेद है, इसको कम करना था। और जो मेन वुमेन्स के बीच में जो हमारी सोसाइटी में इतना डिफरेंस क्रिएट हो रखा था, वुमेन्स के साथ जो इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रखा था, उसको भी गाइस हमें कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की जरूरत थी। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप ओल्ड टेक्निक्स को बाइकआउट करके न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करें। ठीक है, तो ओल्ड टेक्निक्स को सब हटा दें और उसकी जगह क्या होता है? आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन। तो हमें मॉडर्नाइजेशन क्यों चाहिए था? ताकि हम अपने इकोनॉमी में प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, इसीलिए हमें किसकी जरूरत थी? मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी। तो नई नई मशीनरीज, एग्रीकल्चर सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, तो ये सब चीजें, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी को हटा दो और उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी लेके आओ। तो पुरानी टेक्नोलॉजी को हटा दो, उसकी जगह न्यू टेक्नोलॉजी लेके आओ, इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन। जैसे एग्रीकल्चर में न्यू सीड वेराइटीज इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, नई टाइप की मशीनरी फैक्ट्रीज में इंट्रोड्यूस हुई, हमारे सोशल आउटलुक में भी चेंज आया, वुमेन एम्पावरमेंट किया गया, वुमेन्स को भी क्या किया गया? इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई। तो ये भी तो क्या है? एक मॉडर्नाइज सोच है। तो ये भी किसका पार्ट हुआ? मॉडर्नाइजेशन का पार्ट हुआ। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन में ये है, हमें अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को हटा के नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना था। उसके बाद लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आत्मनिर्भर। फ्रेंड्स, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर, किसी और पे डिपेंड ना होकर खुद पे डिपेंड होना। अब हुआ क्या था कि जब हम लोग ब्रिटिशर्स जब बिल्कुल एंड पे आ गए थे, तो हमारे पास इंडिया में इतना फूड ग्रेन्स पे नहीं था कि हम इंडिया के लोगों को पूरा फुलफिल करा सके। तो हमें अमेरिका से बहुत सारा फूड ग्रेन क्या करना पड़ता था? मंगाना पड़ता था। तो इस चीज को हटाना था, हमें इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना था। भैया हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम खुद बहुत सारी चीजें जो हम अपने देश में बना सकते हैं, हम क्यों दूसरों से बाहर से मंगाए? उनको हम लोग हमारे देश में ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इससे हमारे देश में डेवलपमेंट होगी, हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, हमारे देश में लेबर को काम मिलेगा, हमारे देश में इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, जीडीपी बढ़ेगी। तो क्यों हम अपने फॉरेन रिजर्व्स को कम करें पेमेंट करने में? हम अपने देश में ही बनाएंगे उन चीजों को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ रिलायंट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस कैसे होने वाला था? जो भी चीजें आप अपने कंट्री में प्रमोट प्रोड्यूस कर सकते हो, उसे इंडिया में ही प्रोड्यूस करो, उसको बाहर से दूसरी कंट्री से इंपोर्ट मत करो। डोंट इंपोर्ट इट, ट्राई टू प्रोड्यूस इट इन द कंट्री इटसेल्फ। ठीक है, तो हम लोग फॉरेन कंट्रीज पे अपनी जो डिपेंडेंसी थी उसको कहीं ना कहीं क्या करने वाले थे? कम करने वाले थे। क्योंकि जब आप किसी भी लोगों से चीजें मंगाते हैं ना, तो आपको उनका दबवार रहना होता है ना, आपको थोड़ा सा उसका दबवार फील होता है। भाई हम किसी अमेरिका से फूड ग्रेन मंगा रहे हैं, तो अमेरिका हमें सप्रेस करने की कोशिश करेगा, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। तो वो चीज हमें नहीं चाहिए।
हमें अपना सेल्फ रहना है, ठीक है, हमें सॉवरेन रहना है। तो सॉवरेन रहने के लिए जरूरी है कि आप आत्मनिर्भर बने, ठीक है। तो हमें फूड सप्लाईज में अपने आप, मतलब फूड सप्लाईज की जो चीजें थी वो देश में प्रोड्यूस करनी थी। फॉरेन टेक्नोलॉजी, जो बहुत सारी फॉरेन टेक्नोलॉजी थी वो हमारे देश में डेवलप करनी थी। और जो सर्विस सेक्टर है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयर हाउस, ये सारी चीजें हमें अपने देश में ही करनी थी, ना कि हम दूसरे देशों से इन चीजों को मंगाए। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग करी, क्या इंडिया के 5 ईयर प्लान थे, प्लानिंग कमीशन का क्या रोल था, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया, 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इंडिया ने कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया और क्यों किया। तो आई होप बहुत एनर्जेटिक वीडियो ये रही, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आया होगा। और इस पूरे इंडियन इकोनॉमी की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियोस आपको मिलेंगी, अकाउंटेंसी की वीडियोस आपको 10 15 मैक्सिमम 20 मिनट्स की मिलेंगी, जिसको देख के आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।